रंज इतना भी नहीं है कि मैं चीखूं उस पर, बात ऐसी भी नहीं है कि भुलाई जाए। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निमरा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नोवेल माला। आज इस नोवेल की एपिसोड 18 बाप चहारुम पार्ट 4 पेश किया जा रहा है। होपफुली आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मज़ीद अच्छी तहरीरें सुनने के लिए मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नोवेल अच्छा लग रहा हो, तहरीर अच्छी लग रही हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं माला पार्ट 4। बागीचे में समंदर की लहरों का शोर और नमकीन पानियों की खुशबू वैसी ही फैली थी। वो उनके सामने बैठ गई और उनकी तबीयत पूछी तो वो अपनी जगह बैठते हुए खनकारे। यानी तुमने बताया था बीरबल को? उनका लहजा स्पॉट था, कोई गिला नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। सॉरी, उसने निगाहें झुका ली, फिर तवक्कुफ के बाद आंखें उठाई। मगर मैं अब भी समझती हूँ कि हर एक को उसके हिस्से का सच मालूम होना चाहिए। फिर कदरे झिझकी। आपने ज़ारा को बताया? वो उन आँखियों से देख सकती थी कि राहदारी में कोट पहनती ज़ारा यकटक यही देख रही है। उसकी निगाहों के शोलों की हिद्दत यहाँ तक पहुँच रही थी। अभी नहीं, वो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, तीनों बेटियों में से सबसे ज़्यादा। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। वो अब गर्दन मोड़ के पानी को देख रहे थे। उनका चेहरा कमज़ोर हो चुका था लेकिन उसका बेतासुर बर्फपन बरकरार था। क्योंकि आप सच बोलते और सच को पसंद करते हैं, इसलिए एक सच कहूँगी, आपको उसे बता देना चाहिए था। मालिक फरीद इसी तरह करीब आती कश्ती को देखते रहे। उसके बाद बान पर जिली हरूफ में किसी का नाम लिखा था, अलबत्ता यहाँ से पढ़ा ना जाता था। तुम्हारे बेटे की तलाश का क्या बना? कशमाला ने पहलू बदला। उसकी खामोशी में कुछ था जो वो गर्दन घुमा के गौर से उसे देखने लगे। तुम उसे ढूंढ रही हो ना? माहिर ने मुझसे वादा किया था, लेकिन अब वो मुझे जानबूझ के अजियत दे रहा है। उसने मुझे अपने ऑफिस में काम करने को कहा है। इस कुरमजी अमारत के लिए नापसंदीदगी, बेबसी भरा गुस्सा, झंझलाहट सब एक साथ चेहरे पे उमड़ आया। वाकई उन्होंने इस्तजाब से आबरू उठाया और वो मेरे काम को अपनी मदद का मुआवजा समझेगा। उसे मेरे बच्चे पे तरस नहीं आता। ठीक है, लेकिन वो मुझे काम भी नहीं करने दे रहा। मैंने इतनी मेहनत से आर्ट वर्क बनाया, उसने दूसरी नज़र डाले बगैर उसे ज़ाया कर दिया। वो मुझे सता रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे ये करके क्या मिलेगा। मालिक फरीद टेक लगाए बैठे उसे सोचती नज़रों से देखे गए। उसने कहा, यह उसकी मदद का मुआवजा है। यानी वो तुम्हें पे नहीं करेगा? नहीं, और वो चाहता है कि मैं एक्स्ट्रा घंटे लगाऊं ताकि मैं अपना कोई काम ना कर सकूं। एक्स्ट्रा घंटों का पे कर देगा वो? आपको बुरा लगेगा क्योंकि वो आपका भतीजा है, लेकिन इस तरह मेरा और मेरे बेटे दोनों का वक्त ज़ाया हो रहा है। सॉरी, आपने क्या पूछा? वो बोलते बोलते रुकी। एक्स्ट्रा घंटों का पे कर देगा वो? मौला ने इस बात में सर हिलाया। उसने कहा करेगा, मगर बात पैसे की नहीं। माहिर के लिए बात अमूमन पैसों की होती है। वो पैसे ज़ाया नहीं करता। अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स का पे करेगा तो वो तुमसे काम लेना चाहता है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो करती रहो, मसरूफ़ रहोगी। मौला के आबरू खुफकी से इकट्ठे हुए। जाहिर है वो उसकी तरफदारी करेंगे, मगर खैर वो इसलिए उनके पास नहीं आई थी। एक और बात भी थी। उसने गहरी सांस ली, अल्फाज मुजतमा किए। मुझे मेरे वकील ने बताया है कि ज़ियाद रहा होने वाला है। वो चौंके, फिर माथे पे लकीरें उभरी। कैसे? लहजा तेज़ था। उसने इस्तगासा से डील कर ली है। फिर उसके वकील ने भी केस अच्छे से लड़ा था। उसकी माँ का ख़त, उसका गुड बिहेवियर, मर्सी किलिंग वगैरह वगैरह। उसने झरझरी ली। मुझे डर है कि कहीं वो... उसकी ज़ुबान रुक गई। मालिक फरीद ने टांग से टांग हटाई। कहीं वो क्या? माहिर समझता है ज़ियाद ने बदर को अगवा किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं वो क्या? अगर ऐसा है भी तो ये अलग मामला है। वो मुझे या बदर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरा वकील कहता है कि जेल में वो बदल गया है, लेकिन लोग नहीं बदलते। कहीं वो क्या माला? उनकी आवाज़ बुलंद हुई। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रहे थे। उसने गहरी सांस खारिज की। कहीं वो मेरे पीछे ना आ जाए और वो माहिर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मालिक फरीद की आंखों में कुछ उभरा, जैसे एक खदशे की तस्दीक हुई, जैसे वो जानते थे वो क्या कहने जा रही थी।
جب وہ بولے تو آواز سرد تھی۔ وہ ماہر کے قریب بھی آیا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ کچھ تھا ان کی آواز میں جو ایک یخ بستہ لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ کیا میں نے ماہر کو خطرے میں ڈال دیا ہے؟ ہاں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، پلکیں جھکا دی، البتہ پیشانی پر خفا سا بل پڑا تھا۔ تم چاہتی ہو میں تم سے جھوٹ بولوں؟ وہ جو گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جھکے سر کو نفی میں ہلایا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، صرف بغلوں کی آوازیں یا لہروں کا شور سنائی دیتا رہا۔ میں نے اسے ابھی تک زیاد کی رہائی کے بارے میں نہیں بتایا۔ تم نے کہا تمہیں سچ پسند ہے، میں تمہیں 2-3 سچ بتاتا ہوں مالا۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا، البتہ آواز میں نرمی تھی۔ مالا نے نگاہیں اٹھائی۔ اتنے مہینے تک کھوئے ہوئے بچے زندہ نہیں ملا کرتے۔ آپ کا یہی خیال حلال کے لیے بھی تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، مگر وہ سنے بغیر کہہ رہے تھے، لیکن بالفرض وہ زندہ ہے اور تم اس کی تلاش کے لیے ماہر کو خطرے میں ڈال چکی ہو تو تمہیں ایک سچ یاد رکھنا ہوگا۔ کشتی اب قریب آ چکی تھی۔ وہ ایک لگژری یاٹ تھی اور اس میں اونچا میوزک بج رہا تھا۔ چند نوجوان عرشے پر چڑھے تصاویر بنا رہے تھے کہ ماہر تمہارا دشمن نہیں ہے۔ اگر اس نے تمہاری مدد کی حامی بھری ہے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ زبان پوری کرتا ہے، لیکن اگر تم اس سے باتیں چھپاؤ گی تو وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ وہ مجھے مسلسل اذیت دے رہا ہے کیونکہ وہ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتا۔ کیا تم اس پہ اعتبار کرتی ہو؟ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ یا تمہیں اس پہ اعتبار کرنا ہوگا یا اس سے دور چلے جانا ہوگا تاکہ اس کی زندگی خراب نہ ہو۔ آگے تمہاری چوائس ہے۔ ملازمہ چائے لے آئی تو اس نے خاموشی سے چند گھونٹ بھرے، پھر پیالی رکھ دی۔ ملازمہ چائے لے آئی تو اس نے خاموشی سے چند گھونٹ بھرے، پھر پیالی رکھ دی۔ سمندر کی لہریں بھی تھم گئی، شور مچاتے پرندے بھی جیسے گمسم ہو گئے۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی اور فضا برف جیسی۔ وہ کچھ دیر الجھی ہوئی ان کی بات پہ غور کرتی رہی، پھر گھڑی دیکھی، اسے اب نکلنا چاہیے تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو وہ کہہ اٹھے، زارا شہر جا رہی ہے، وہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ میرا خیال ہے اس نے راہداری کی طرف دیکھا، وہ جا چکی ہے، میں ٹیکسی لے لوں گی۔ اس نے ذہن میں ہوتی ٹیکسی کے کرائے کی جمع تفریق کو بالکل نظر انداز کیا۔ پھولوں کے لیے شکریہ۔ مالا نے بے اختیار شیشے کے دروازے سے جھلکتی راہداری کو دیکھا۔ کیا انہوں نے ڈسٹ بن میں الٹے پھول دیکھ لیے تھے؟ لیکن میں واقعی قاسم پتی سے الرجک ہوں۔ اس کی نگاہ اطراف میں دوڑی۔ وہاں جگہ جگہ گملوں میں اگے سبز پودے تھے، وہ بیج جو ماہر کو ایک مہربان انسان نے ایئرپورٹ پہ دیے تھے، جنہیں برسوں پہلے اس نے اگایا تھا، وہی پودے۔ کیا انہیں قاسم پتی گیندے سے واقعی الرجی تھی یا اس کے ترکش نام سے انہیں اپنا بھائی یاد آتا تھا؟ وہ دروازے تک پہنچی تھی جب باغیچے کی سردی میں تنہا بیٹھے مالک فرید کی آواز گونجی، میں نے جو کہا ہے وہ میں کروں گا۔ وہ رک گئی، پلٹی نہیں۔ اگر زیاد نے ماہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا، یہ سوچے بغیر کہ وہ تمہارے بچے کا باپ ہے۔ اس کی گردن کے پشت کے بال کھڑے ہو گئے، بد وقت سر ہلایا، پھر بنا پلٹے آگے بڑھ گئی۔ زیاد سے نفرت، غصہ، بیزاری سب اپنی جگہ، اس پر بک شیلف گرانا، اس کو قید میں دیکھ کے پرسکون ہونا سب اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے بیٹے کا باپ تھا۔ اگر اس نے ماہر کو نقصان پہنچایا تو اس کی ذمہ دار وہ ہوگی، اور اگر جواب میں مالک فرید نے کچھ کیا تب بھی وہی ذمہ دار ہوگی۔ کیا بڑے ہو کے بدر اسے معاف کر پائے گا؟ کیا وہ خود کو معاف کر پائے گی؟ وہ مالک فرید کے پاس تسلی اور جواب ڈھونڈنے گئی تھی، لیکن اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ ہر وقت سچ سننا اچھا نہیں لگتا تھا، کشمالہ مبین کو بھی نہیں۔ زرینہ فرید نے ریستوران میں داخل ہونے سے پہلے وقت لیا تھا۔ چند منٹ وہ کار میں بیٹھی خود کو کمپوز کرتی رہی، بد وقت ذہن سے آج ہونے والے تمام واقعات اور سیاہ فاختہ کو جھٹکا اور خود کو چند گہرے سانس لے کر پرسکون کرنا چاہا، جیسے اس نے اپنے باپ کو کرتے دیکھا تھا لیکن عمل کبھی نہیں کیا تھا۔ اب بھی دوسرے سانس پہ دھیان بٹ گیا اور وہ سر جھٹک کے باہر نکل آئی۔ یہ خوبصورت ریستوران ترک فاتح تو تک تھا، 2 میشلین سٹار جیتنے والا ریستوران، جہاں آج کی بکنگ چند ہفتے پہلے کروانی پڑتی تھی۔ زیادہ معاوضہ دے کر بھی اکثر بکنگ نہیں ملتی تھی، البتہ اسے مل گئی تھی، اور سب سے اچھی بات ماہر اس سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ وہ مسکرا دی، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک میز پہ بیٹھا سر جھکائے موبائل کے بٹن پریس کر رہا تھا۔ ریستوران میں ہر جگہ سنہری مائل بھوری لکڑی کا کام غالب تھا، اور یہی رنگ سارے ڈیکور میں استعمال کیا گیا تھا۔ بھوری میز، بھوری کرسیاں، سرمئی گلدانوں میں رکھے سوکھے ہوئے خاکی پھول۔
छत यूं थी कि गोया रतन की बनी हो। जगह जगह कमरों में सरसब्ज पत्तों वाले पौधे दिखाई देते थे। एक दीवार ऊपर से नीचे तक शीशे की बोतलों से सजी थी। बार काउंटर के साथ कितार में ऊंची कुर्सियां लगी थी, लेकिन उसे इस तरफ नहीं जाना था। वो हॉल के दूसरी तरफ चली आई, जहां वो एक 4 अफराद की मेज पे बैठा था। पूरे आस्तीन वाली सफ़ेद हाई नेक स्याह पैंट। उसने लिबास तब्दील कर लिया था, वो भी यकीनन उस डिनर के लिए। वो उसे अहमियत दे रहा था। ज़ारा के दिल पे छाए बादल हटने लगे। उसके जूतों की आवाज़ पे माहिर ने सर उठाया, उसे देख के मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। वो मेज़ के करीब रुकी, खाकी कोट उतारा जो कि एक वेटर ने बहुत अदब से ले लिया। नीचे वो चैंपियन रंग का लिबास पहने हुए थी जो भूरी लकड़ी से बने रेस्तोरां से मेल खा रहा था। कानों में सुनहरे गोल टॉप्स थे, गर्दन खाली थी। आज गर्दन में वो कुछ नहीं पहनना चाहती थी। ज़ारा, नहीं सोचना वो सब, मैं तुम्हें पिक कर सकता था। माहिर ने पहले उसके लिए कुर्सी खींची। वो बैठ गई तो वो वापस बैठा। मुझे बाबा के पास जाना था, देर हो गई। अब वो आमने सामने बैठे थे। मेज़ पे सफ़ेद और खाकी रंग के रुमाल और नैपकिन सजे थे। फिज़ा में सी फूड की खुशबू थी जो नागवार ना गुजरती थी। ओपन किचन में शेफ़ काम करते दिखाई देते थे। मालिक के साथ सब ठीक रहा। माहिर ने गौर से उसे देखा। वो फाख्ता के बारे में पूछ रहा था, लेकिन नहीं, वो इस बारे में नहीं सोचेगी। हाँ, वो ठीक थे, हम ऑर्डर कर लें? उसने मुस्कुराहट बरकरार रखी। पसे मंजर में मध्यम म्यूजिक बज रहा था। इर्द गिर्द बहुत सी खुशबुएं फैली थी जो हर सांस के साथ उसके अंदर जाती उसे रिलैक्स कर रही थी। कुछ देर बाद वो रिलैक्स हो भी गई, क्योंकि बिला आखिर वो खुश थी। उसके पास माहिर फरीद था। वो उसके लिए वक्त निकाल के आया था। उसके गिलास में पानी डाल रहा था। वो खुश थी क्योंकि उसने माहिर को अपने लिए दस्तयाब कर लिया था। गलाता टावर पे शाम फैल चुकी थी और आसमान स्याह हो रहा था। ये एक मसरूफ सयाहों से भरी गली थी जहां दोनों तरफ दुकानें बनी थी। कशमाला मुबीन एक डोनर शॉप के सामने खड़ी थी। उसने बाल पोनी में बांध लिए थे और सफ़ेद कोट के बटन बंद कर रखे थे। सर्दी बढ़ गई थी। मालिक फरीद के हाथ से वापसी पे वो घर नहीं गई थी, सीधी यही आ गई। उसे माहिर की ज़रूरत नहीं थी। अब उसे जो करना था खुद करेगी। एक डोनर, एक शॉप का दहाना खुला था। वो वॉलेट से नोट निकालते हुए ऊंची आवाज में अपना ऑर्डर दोहरा रही थी। कुन आंखियों से करीबी कॉफ़ी शॉप को देखा। वो ऐन उस जगह थी जहां बदर उसे चंद माह पहले मिला था, कॉटन कैंडी के साथ। उसकी निगाहें शॉप के दरवाजे पे लगे सीसीटीवी कैमरा पे रेंग गई। खानुम अफंदी, केचप। डोनर वाला दुकानदार उसे पुकार रहा था। चौंक के पलटी, सर नफी में हिलाया, फिर देखा वो किसी दूसरे ग्राहक का ऑर्डर पिक कर रहा था, प्लास्टिक शॉपर में। उसने शॉपर को नापसंदीदगी से उसे देखा। क्या तुम लोगों ने अभी तक प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद नहीं किया? दुकानदार ने लापरवाही से ठोड़ी ऊंची करके सर को झटका। ये उसका मसला नहीं था। इन लोगों को एनवायरनमेंट का बिल्कुल ख्याल नहीं है, इस ग्राहक ने अंग्रेजी में कहा। अब वो दुकानदार से अपना शॉपर पकड़ रहा था। ऐसा ही है, उसने अफसोस से वॉलेट पर्स में वापस डाला। इस स्याह लंबे कोट वाले नौजवान ने अपना ऑर्डर लिया और पलट गया। सर पर ऊनी टोपी, माथे पे सुनहरी बालों की झलक। माला ने मुड़ के उसे जाते देखा, आंखें छोटी हुई। जहन में एक ख्याल जागा था। खानुम अफंदी, पुकार के वो चौंकी। वो उसकी तरफ एक शॉपर बढ़ाए हुए था। उसमें एक डोनर रोल एल्यूमिनियम फॉइल में लिपटा था। 7 चांद टिश्यू अरसे थे। उसने शॉपर थामा। वो नीचे से गर्म था। जहन में उभरा ख्याल अंदर किसी समंदर में गुम हो गया। कुछ देर बाद वो अपना शॉपर उठाए उस कॉफ़ी शॉप में दाखिल हो रही थी। चेहरा संजीदा था। जी, आपको क्या चाहिए? काउंटर वाला नौजवान मुतवज्जा हुआ। वो एक 2 मंजिला शॉप थी। नीचे एक सेटिंग एरिया बना था। एक गोल जीना ऊपर भी जाता था जहां यकीनन मजीद कुर्सियां मेज़ें होंगी, बियर बॉल की बेकरी की तरह, लेकिन ये उससे कहीं छोटी थी। मुझे कुछ मदद चाहिए। वो नौजवान तवज्जो से सुनने लगा। 3-3.5 माह पहले एक वाकया हुआ था। मेरा बेटा इस गली में खो गया था। वो बाद में मिल गया था, लेकिन कुन आंखियों से वो देख सकती थी कि काउंटर के करीब खड़े 2 अफराद उसे देख रहे थे। एक की मूछें थी और एक के हाथ में एक नन्ही तस्बीह थी। लेकिन अगर वो तारीख और वक्त आपको बताऊं तो क्या आप मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं? मुड़ के दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो यहीं से मिला था, आपके दरवाजे के करीब, आपके कैमरे की रेंज में। नौजवान ने बेख्तियार इन 2 आदमियों को देखा, फिर वापस माला को। क्या बच्चा अभी तक नहीं मिला? नहीं, यानी वो मिल गया था। जल्दी से वजाहत दी।
चंद अल्फाज में उस दास्तान को समोना बहुत मुश्किल था, मगर उसको कोई उस तरफ लेकर आया था। मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि वो कौन था, कि आपके पास 3 माह पुराना रिकॉर्ड होगा। तस्बीह वाले आदमी ने मुकामी ज़ुबान में कुछ कहा। काउंटर वाले नौजवान ने सर हिलाया, फिर माला की तरफ मुतवज्जा हुआ। जी हमारे पास रिकॉर्ड है, आप ऊपर बैठिए, कॉफ़ी पिए, हम तब तक वीडियो निकालते हैं, लेकिन हमें आपकी आईडी चाहिए। ऑफ कोर्स। एक सुकून अमेज सांस होंठों से खारिज हुई। उसने वॉलेट खोला और अपना ड्राइवर्स लाइसेंस निकाल के उनके सामने रखा। कनाडा में ये बतौर शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होता था। आप तशरीफ़ रखिए, मुझे कुछ वक्त लगेगा। नौजवान ने ऑर्डर 2 उंगलियों में पकड़ के देखा, फिर माला को, फिर कार्ड को, जैसे शक्ल की तस्दीक की। मैं ये वीडियो के साथ आपको दे दूंगा, मैं बस थोड़ा सा काम मुकम्मल कर लूँ, फिर आपका काम करता हूँ। आप चाय कहवा कुछ लेंगी? उसने जीनों की तरफ इशारा किया। लकड़ी का तंग जीना ऊपर जाता था, वहाँ मखरूती छत थी और चंद मेज़ें। नहीं शुक्रिया, मुझे सिर्फ वीडियो देखनी है। वो जीनों की तरफ भाग गई। अब वो कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। ये इतना मुश्किल नहीं था, उसे माहिर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। वो सिर्फ उसका वक्त ज़ाया कर रहा था। उसे अपनी अना और उसकी ज़िंदगी दोनों को सबूताज करने की ज़रूरत ना थी। वो ये सब कुछ खुद भी कर सकती थी। एक बात पूछूं? सुनहरी रेस्तोरां की मदब, जर्द बत्तियां और हल्की मौसीकी माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाए हुए थी। माहिर चेहरा झुकाए अभी तक मेन्यू देख रहा था और ज़ारा उसे। माहिर ने निगाहें उठाई, दुकान से मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, तुमने बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी परमिट अप्लाई कर दिया? माहिर ने मेन्यू बंद करके सामने डाला, गौर से उसे देखा। तुम ये पहले भी पूछ चुकी हो, क्योंकि मैंने सुना था कि तुमने नहीं किया। उसकी ज़ुबान पे शिकवा दार आया। जहन में किसी ने सरगोशी की। मुतनाज़ा मौजू को मत छेड़ो ज़ारा, इस खूबसूरत शाम को गुजर जाने दो। वो तुम्हारे साथ है, उसे गुस्सा मत दिलाओ। वो नाराज़ हो गया तो गिल्टी एज चार्ज्ड। माहिर फरीद हल्का सा मुस्कुराया, सर को खम दिया। मैंने परमिट अप्लाई नहीं किया। उसे गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। ज़ारा के तने असाब ढीले पड़ने लगे। उसे बुरा नहीं लगा था। फिर तुमने मुझे क्यों कहा कि? क्योंकि मैं शर्मिंदा था। वो पीछे को हो के बैठा, टांग पे टांग जमाई। एक दोस्तों की गैदरिंग में मेरी किसी आदमी से तलख कलामी हो गई थी। तुम्हें तो मालूम है मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मैं नहीं जानता था वो कौन है। मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो मिनिस्ट्री में काम करता है। मैं इसीलिए अभी तक परमिट के लिए नहीं गया, क्योंकि मुझे बहुत से पैसे लगाने होंगे और अगर हमारे रास्ते टकराए तो वो उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मैं अभी तक परमिट जल्द हासिल करने का कानूनी तरीका ढूंढ रहा हूँ, या किसी ऐसे शख्स को जिसकी पहुंच उस आदमी से ऊपर तक हो। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुमने एक तवील अरसा कैफ के साथ मसले हल किए हैं। किसी को तलाश करना हो, किसी के बारे में मालूमात चाहिए हों, या किसी भी किस्म की नेटवर्किंग हो, मैंने हमेशा तुम्हें ही पहली कॉल की है। लेकिन अब मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, तुमने मेरे मसले हल नहीं करने। ज़ारा ने मुस्कुरा के सार इस बात में हिलाया। बहुत सा बोझ उसके कंधों से उतर गया। सफ़ेद बावर्दी शेफ उनके पास चला आया। वो उनके साथ खड़ा अब उनकी तरजीहात पूछ रहा था। माहिर मेन्यू कार्ड खोले उससे कुछ पूछने लगा। ज़ारा ने मोबाइल निकाला और उसकी तस्वीर खींची। सफ़ेद हाई नेक वाला माहिर शेफ से सवाल करते हुए वो उसको डेट नाइट के कैप्शन के साथ इंस्टा पे पोस्ट करेगी। तुम क्या लोगी? वो तस्वीर बना रही थी जब माहिर ने पूछा। ज़ारा ने फ़ोन एक तरफ रख दिया। तुम मेरे लिए ऑर्डर करो, तुम्हें मालूम है मुझे क्या पसंद है। वो मुस्कुराया और शेफ़ की तरफ मुतवज्जा हुआ। हर शय मुकम्मल थी। वो उसके साथ था, उसके लिए दस्तयाब। बाबा गलत कहते थे कि वो, और उसी लम्हे माहिर का फ़ोन बजा। फ़ोन मेज़ पे उल्टा रखा था, टोन हल्की थी। माहिर ने देखे बिना साइड बटन दबा के उसे खामोश कर दिया। वो अब ज़ारा के लिए कुछ ऑर्डर कर रहा था। फ़ोन खामोश हो गया। अलबत्ता वो कलाई में पहनी घड़ी से कनेक्टेड था और घड़ी उस हाथ में थी जिसमें उसने कार्ड पकड़ रखा था, ऐसे कि ज़ारा घड़ी की स्क्रीन देख सकती थी। ग्रीन आइज कॉलिंग। घंटी दोबारा बजने लगी तो माहिर ने कदरे उकताहट से कलाई घुमाई, मगर नाम देख के वो चौंक गया। फिर उसने शेफ से माजरत की, उसे चंद मिनट बाद आने को कहा। वो तेज़ी से मोबाइल उठा के कान से लगाया। वो बिल्कुल खामोशी से उसे देख रही थी। क्या हुआ? वो मोबाइल कान से लगाए कह रहा था। अंदाज चौंका हुआ था, जैसे सारी हिस्सियात अलर्ट हो। तुम कहाँ हो? जरीना फरीद फ़ोन में कहे जाने वाले अल्फाज नहीं सुन सकती थी। वो सिर्फ माहिर के चेहरे के तासुरात पढ़ रही थी। पहले उसके आबरू इकट्ठे हुए, आंखों में परेशानी उभरी। वो कुछ देर सुनता रहा। गलाता यहाँ से
कलाई पर बंधी घड़ी देखी, 8-10 मिनट की ड्राइव पे है, मैं आ रहा हूँ। वो रुका। डोंट वरी, ये 2 अल्फाज ज़ेरे लब कहे थे। वो उसके होंठों की हरकत देख रही थी। अब वो फ़ोन जेब में डालता उससे माजरत कर रहा था। वो फिक्रमंद था, उसे अभी जाना था, वो उसको तनहा नहीं छोड़ सकता था। वो किसी मुश्किल में थी, उसने हलाल की मदद की थी, उसे उसकी मदद करनी थी, लेकिन वो उसका मदावा करेगा। इट्स ओके, प्लीज़ तुम जाओ, ज़ारा ने जबरी मुस्कुराहट के साथ खुद को कहते सुना। वो तब तक नैपकिन मेज़ पर रख चुका था। वो जाने का इरादा कर चुका था। वो उससे इजाज़त नहीं मांग रहा था, अब वो अपना कोट मांग रहा था। वो परेशान था। ज़ारा गर्दन घुमा के उसे देखने लगी। वो ड्राइवर को कॉल कर रहा था। फिर ज़ारा ने उर्दुल को अंदर आते देखा। उसने माहिर को कार रिमोट थमाया। वो एक कार्ड निकाल के उसे थमाते हुए हदायत दे रहा था। उनमें से एक ये भी थी कि वो ज़ारा की कार ड्राइव करके उसे घर छोड़ के आएगा। ज़ारा बिल्कुल खामोशी से उस कार्ड को देखे गई जो उसने उर्दुल को बिल अदा करने के लिए दिया था। प्लास्टिक का नन्हा सा टुकड़ा। हर चीज़ किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह हो रही थी। वो अब उसे कह रहा था कि वो अकेले घर नहीं जाएगी, उर्दुल साथ जाएगा। उसने बदवक्त सर हिलाया। अब वो कोट पहनता तेज़ी से बाहर जा रहा था। फिर रेस्तोरां के दरवाजे बंद हो गए। माहिर फरीद जा चुका था गलाता के टावर की तरफ, वो जहां महबूब मिला करते थे, वो जिसके बारे में कहा जाता था कि इस मीनार के पत्थरों पर अगर 2 मोहब्बत करने वाले अपना नाम लिख दें तो उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। उसकी आंखें खुश्क रही, उनमें पानी नहीं उभरा। उसने धीमी आवाज़ में उर्दुल को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा। वो खाना खा के बाहर आ जाएगी। उसे तसल्ली से डिनर करना था और दोनों प्लेट्स की तस्वीर इंस्टा पे पोस्ट करनी थी। वो ऐसे हार नहीं मानेगी। कशमाला को इंतज़ार करते हुए 20 मिनट हो गए और इस दौरान वो 2 दफ़ा नीचे चक्कर लगा आई और हर दफ़ा काउंटर वाले लड़के ने जब कुछ देर और कहा तो उसे एहसास होने लगा कि कुछ गलत है। क्या आप वाकई मुझे फुटेज दिखा सकते हैं या मैं जाऊं? वो तीसरी दफ़ा नीचे आई और संजीदगी से रिसेप्शनिस्ट को मुखातिब किया। तकल्लुफ़न उसने कॉफ़ी का एक कप उनसे ख़रीद के पिया था, अलबत्ता फॉइल में लिपटा डोनर यूं ही ऊपर एक मेज़ पर रखा था। आप थोड़ी देर इंतज़ार करें प्लीज़, रिसेप्शनिस्ट ने उंगली और अंगूठे को मिला के इशारा किया। नहीं, आप मुझे मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस वापस कर दें, मैं जा रही हूँ। जवाबन वो नौजवान खामोशी से उसे देखे गया। मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस? उसने हथेली सामने फैलाई। वो तो मैंने भाई को दे दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन बज़ाहिर चेहरा इसी तरह बरहम रखा। क्यों? वो भी आ जाएगा, ले आएगा। वो बार बार दरवाजे को देख रहा था। वो कहाँ गया है? सीने में घुटन सी महसूस होने लगी। मेरे एक कज़न को लेने गया है। और तुम्हारा कज़न पुलिस में है ना? नौजवान हल्का सा चौंका, फिर शाने उचका दिए और वापस कंप्यूटर की तरफ पलट गया। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। उसने कोशिश की कि वो बज़ाहिर बिल्कुल पुरसुकून रहे और अंदर होती घुटन का एहसास चेहरे पर ना लाए, मगर उसकी रंगत बदलने लगी थी। ठीक है, मैं ऊपर इंतज़ार कर रही हूँ, दुरुस्ती से कह के वो सीढ़ियों की तरफ भाग गई। अलबत्ता दिल वो इसी तरह तंग हो रहा था। मेज़ पर वो डोनर का शॉपर इसी तरह रखा था। साथ दीवार में बनी चौकोर खड़ी थी। उसने बाहर झांका। नीचे पुररौनक गली सयाहों की आवाज़ों और कहकों से भरी थी। रात उतर चुकी थी और दूर गलाता सुनहरी रोशनियों में धमकता खड़ा था। उसका एक हिस्सा यहाँ से दिखाई देता था और फिर सड़क के दहाने पर उसे वो दिखाई दे गया। मूंछों वाला तुर्कश आदमी जो कुछ देर पहले काउंटर के साथ खड़ा था। उसका साथी भी साथ था और 2 पुलिसमैन सामने खड़े थे। वो उन्हें हाथ हिला के कुछ बता रहा था। रिसेप्शनिस्ट उसे कैमरे में देख रहा होगा, ये सोच के वो वापस सीधी हो बैठी। उसे घबराहट साहिर नहीं करनी थी। उसने गहरी सांस ली। उसे खुद को पुरसुकून रखना था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है माला, उसने खुद को तसल्ली दी। तुम किसी भी वक्त सर उठाए बिना डरे इस शॉप से निकल के घर जा सकती हो। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। उन्होंने तुम्हारा ड्राइवर्स लाइसेंस सिर्फ तुम्हें स्कैम करने के लिए रखा है। वो पुलिस को बुलवा के तुम्हें खौफजदा करेंगे, फिर दबाव डालेंगे और पैसे मांगेंगे। ठीक है, वो तुम्हारी शनाख्त है, लेकिन तुम यहाँ से निकल सकती हो। तुम लाइसेंस बाद में भी बनवा सकती हो। तुम इन तुर्कों की पुलिस से थोड़ी डरती हो। तुम किसी भी वक्त अपनी एम्बेसी को कॉल कर सकती हो। ये कोई मसला नहीं है। मगर उसका जिस्म उसके कहे अल्फाज नहीं सुन रहा था। उसके जिस्म की घड़ी मुख्तलिफ थी और उस पर एक ही वक्त का घंटा बजता सुनाई दे रहा था, किसी अलार्म की तरह। तुम बाहर नहीं निकल सकती। तुम ट्रैप्ड हो, ट्रैप्ड,
ट्रैप्ड। उसने हाथ सीने पर रख लिया, दिल घुट रहा था। इतने बर्स की थेरापी, काउंसलिंग और खुद को अपने पैरों पे खड़ा करने के बाद अगर उसे लगा था कि वो तंदुरुस्त हो चुकी है तो वो गलत थी। वो ट्रैप हो जाने का खौफ वो आज भी वैसा ही था। वो जख्म कभी भरा ही नहीं। वो ज़ियाद के साथ शादी में कैद थी, वो ज़ियाद की कस्टडी में कैद थी, वो वैनकूवर में उस ठिठुरते हुए कंटेनर्स में कैद थी। सारे दरवाजे बंद थे, निकलने का कोई रास्ता ना था। वक्त गुजरता जा रहा था। गली में खड़े अफराद अब कॉफ़ी शॉप की जानिब भर रहे थे। हर गुजरते पल उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा था और उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। सिर्फ एक इंसान था जो इस वक्त उसकी मदद कर सकता था। माहिर ने उसकी पहली कॉल काट दी थी। उसने कपकपाती उंगली से दोबारा बटन दबाया। अब कि उसने दूसरी घंटी पे फ़ोन उठा लिया था। माहिर, उसने अपनी कमज़ोर आवाज़ सुनी। मैं एक जगह फंस गई हूँ। हलक रंध गया। क्या हुआ? मैं सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पुलिस बुला ली है। उनके पास मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस। तुम कहाँ हो? गलाता के करीब। वो कुछ कह रहा था कि वो करीब है, वो आ रहा है। अल्फाज गुडमुड हो रहे थे। फिर आखिर में उसने दो मध्यम अल्फाज सुने। डोंट वरी। उसने गहरी सांस लेकर फ़ोन नीचे किया। डोंट वरी, दिल ने दोहराया। डोंट वरी, डोंट वरी। चंद मिनट गुजरे और फिर उसे वो जीने चढ़ते दिखाई दिए। वही पुलिस वाले। वो नीचे ये काम नहीं कर सकते थे कि दुकान के ग्राहक बुरा मानते और रश घट जाता। सो वो मूंछों वाला आदमी उन्हें ऊपर ले आया था। वो अपनी जगह से नहीं उठी, ढटाई से बैठी रही। वो उससे फासले पे एक मेज़ पे बैठ गए। अलबत्ता मूंछों वाला आदमी उसकी मेज़ तक आया। मुझे मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस वापस चाहिए, उसने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा। आपने फुटेज मांगी थी? हम पुलिस को मुत्तला किए बगैर। वो अब उसके होंठ हिलते हुए देख रही थी। आवाज़ें आना बंद हो गई थी। वो टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे बता रहा था कि कैसे उसकी वजह से उन्हें पुलिस बुलवानी पड़ी है। क्लासिक तुर्कश स्कैम। पुलिस को फासले पर बैठा के असाब पे दबाव डालना, ताकि जब तक पुलिस ऑफिसर उससे मुखातिब हो उसके असाब जवाब दे चुके हों और वो जुर्माना भरने को तैयार हो। नीचे कॉफ़ी शॉप से शोर और कॉफ़ी बीन्स की महक इसी तरह उठ रही थी। बार बार दरवाज़ा खुलता, सर्द हवा का झोंका नए गाहक के साथ अंदर आता और फिर दम तोड़ जाता। मगर इस बार जब दरवाज़ा खुला तो वो जानती थी कि कौन था। वो बेख्तियार सीढ़ियों को देखने लगी, सांस रोके, जर्द चेहरे के साथ। उसकी उंगलियों के ताकुब में मूंछों वाले आदमी ने भी देखा। बूट्स की चाप लकड़ी के जीनों पर सुनाई दी और फिर वो दिखाई दिया, लंबे सुरमई कोट में मलबूस। वो मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देख रहा था। उसे देख के सीधा उस तरफ आया। उसका चेहरा संजीदा था, मगर वो उस पर दबा दबा गुस्सा देख सकती थी। वो बेइख्तियार खड़ी हुई। मैंने उनसे फुटेज, मेरी कार का नंबर मालूम है? मुट्ठी में दबा कार रिमोट उसकी जानिब बढ़ाया। माहिर, मैंने सिर्फ फुटेज देखने 34 MHR 555 स्ट्रीट पार्किंग स्पॉट नंबर 8। उसके हाथ पे रिमोट जोर से रखा और बाजू लंबा करके सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। जाके कार में बैठो, मैं आ रहा हूँ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें, उसने चुपचाप पर्स उठाया और तेज़ी से जीनों की तरफ लपकी। उन आंखों से वो देख सकती थी वो तीनों भी उस तरफ देख रहे थे, लेकिन वो उनको नहीं देखना चाहती थी। दिल अभी तक बुरी तरह धड़क रहा था। हाँ भाई, क्या मसला है? मुझसे बात करो। माहिर की बुलंद आवाज़ पे वो जीनों के दरमियान में रुकी। पलट के देखा। उसने माला की कुर्सी खींच के उनके सामने रखी, फिर उस पर बैठा, टांग पे टांग जमाई। खातून का ड्राइवर्स लाइसेंस किसके पास है और क्यों है? फिर मूंछों वाले को इशारा किया। बैठो ना, अपना ही घर समझो। वो आगे नहीं सुन पाई। तेजी से जीने अबूर करती नीचे चली गई। रिसेप्शनिस्ट नौजवान को भी नहीं देखा। दरवाज़ा खोला तो बाहर गली की सर्द हवा ने इस्तकबाल किया, लेकिन उसका सांस तब तक बहाल ना हुआ जब तक उसे माहिर की कार ना मिल गई। उसने बैठते ही दरवाज़ा लॉक कर दिया, फिर चंद गहरे सांस लिए। कार में ऊद और गुलाब की महक थी और किसी बासी सगार की भी, लेकिन उसका जहन इस वक्त सिर्फ एक ही नुक्ते पे जमा था। ज़ियाद का बर्फीला कंटेनर, टूटा हुआ बुक शेल्फ, जंजीर में जकड़ा हाथ, कैद हो जाने का खौफ, बेबस हो के ट्रैप हो जाने का डर। ये ट्रॉमा शायद जहन से निकल गया था, लेकिन जिस्म से नहीं निकला था। जिस्म कुछ भी नहीं भूलता। कभी लिफ्ट का दरवाज़ा देर से खुलता, या कभी कोई इंसान उसकी आज़ादी सलब करने की बात करता, या कभी किसी शादी का इवेंट कवर करते हुए दुल्हा को दुल्हन को बुरी तरह ट्रीट करते देखना पड़ता। ऐसे में हर दफ़ा ये ट्रॉमा बाहर आता था। वो खौफ
कभी जिस्म से अलग हुआ ही नहीं था। शबनम को नसीहतें करना अलग बात थी, अपने खौफ को मुजस्सम सूरत में देखना अलग। दरवाज़ा ज़ोर से खुला तो वो चौंकी। वो अंदर बैठ रहा था। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया। चंद लम्हे वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी। एक नन्हा कार्ड डैशबोर्ड पर रखा, उसका ड्राइवर्स लाइसेंस। वो माहिर को नहीं देख रही थी, बस विंड स्क्रीन पे निगाहें मरकूज कर रखी थी। वहाँ बारिश की नन्ही बूंदें गिर रही थी। ये कब गिरना शुरू हुई उसे मालूम ना था। बिला आखिर उसने हिम्मत की। माहिर, कहाँ ड्रॉप करूँ तुम्हें? वो भी सामने देख रहा था, आवाज़ में बहुत ज़ब्त था। मैं सिर्फ उनसे, क्या कहा था मैंने? वो उसकी तरफ घूमा तो उसने देखा उसके चेहरे पे ढेरों गुस्सा था कि तुम बिज़ी हो, नहीं आ सकते, इसलिए मैंने कहा था जब जाना होगा तो बता दूंगा। इसमें क्या मुश्किल था समझना? उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी, गुस्से से नहीं, अफसोस और हैरत से। वो खामोशी से लब काटने लगी, निगाहें विंड स्क्रीन पे जमा दी। जानती नहीं हो तुम इस कौम को, ये कितने स्कैमर्स हैं? क्या ज़रूरत थी तुम्हें खुद जाने की? मुझे लगा एक फूटेज ही है, वो मुझे दे देंगे। फिर मैं किस लिए हूँ माला? उसने बंद मुट्ठी स्टीयरिंग पर मारी। वो चौंकी। ये पहली दफ़ा था जब उसने उसे माला कहा था, वरना इस्तांबुल आने के बाद से वो उसको कशमाला कहता था। सब खुद करना था। मुझसे मदद क्यों मांगी? उसे जैसे रह रह के उस पर गुस्सा आ रहा था। तुम मेरी मदद नहीं कर रहे थे। उसका खौफ अब कम हो चुका था और आवाज़ बुलंद। मैं मदद नहीं कर रहा था। झटके से माहिर ने सीट बेल्ट खींची, उसे क्लिप किया, फिर इंजन का बटन दबाया। कार में हरारत पैदा हुई। तुम मुझे अव्वल दिन से अजियत देने के सिवा कुछ नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हें अजियत दे रहा हूँ? वो स्टीयरिंग घुमा के कार रिवर्स कर रहा था। एक नज़र बैक मिरर में देखा, एक स्क्रीन में। क्या नहीं दे रहे? जब से मैं आई हूँ तुम बस मुझे सज़ा दे रहे हो, क्योंकि मैंने वैनकूवर में तुम पे एतबार नहीं किया था। तुम मेरे बेटे से इतनी सी भी इंसानी हमदर्दी नहीं है। बहुत से जज्बात एक साथ मिल गए थे। उसे अपनी आवाज़ रंधी हुई महसूस हुई। वो हर जगह ट्रैप थी। इस्तांबुल में भी वो उसका पासपोर्ट रख चुका था और वो वापस नहीं जा सकती थी। वो काम नहीं कर सकती थी। वो कैफ की इमारत में भी ट्रैप थी। तुम मेरी मदद करना ही नहीं चाहते, तुम सिर्फ मुझसे बदला ले रहे हो। वो उसको देख रही थी और माहिर बैक व्यू मिरर में बस अफसोस से सर झटका, फिर किसी ना आशना जुबान में बुरबुराया। जो कहना है मेरी जुबान में कहो, मेरे मुंह पे कहो। उसको कह रहा हूँ जो अपनी कार नहीं निकाल रहा। उसने गर्दन मोड़ के पीछे देखा। कार रोक दी थी। उसी पल पीछे वाली कार जन से निकल गई। माहिर सर झटक के कार रिवर्स करने लगा। वो इसी तरह बोले जा रही थी। तुम सिर्फ यहाँ मुझे ट्रैप करके अजियत देना चाहते हो। मुझे सब नज़र आ रहा है। मैंने तुम्हें ट्रैप कर रखा है? क्या नहीं किया? मैं तुम्हारी ज़िंदगी पचीदा कर रही हूँ, यही समझते हो तुम? तुम्हारी मंगेतर जिस तरह मुझे देख रही थी वो भी नज़र आता है मुझे, इसलिए मैं खुद चली आई ताकि कल को तुम मुझे इल्ज़ाम ना दो। माहिर ने सिर्फ अफसोस से गर्दन दाएं बाएं हिलाई और कार सड़क पर डाल दी। और इस शहर में पैरेलल पार्किंग अजाब था। मैं तुमसे एक हफ्ते से कह रही हूँ कि हम कब यहाँ आएंगे और तुम मुझे टाल रहे थे, क्योंकि मेरी एक ज़ाती ज़िंदगी भी है माला। वो एक हाथ उठा के ज़ोर से बोला। इसीलिए अकेले आई थी मैं। वो भी इतना ही ऊंचा बोली। माहिर ने जवाब नहीं दिया। कार अब मेन रोड पर ट्रैफिक के साथ शामिल हो गई थी। विंड स्क्रीन पर टप टप कतरे गिर रहे थे। वाइपर बार बार उनको साफ करते। मंजर धुंधलाता, फिर साफ हो जाता, फिर से आसमान के आंसू गिरते जाते। मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए मजबूर नहीं किया था, सिर्फ इतना कहा था कि होटल आओ और बात करो। तुम आए और मेरी मदद से इनकार किया। मैंने दोबारा एक कॉल नहीं की तुम्हें। 3 दिन बाद खुद तुमने शबनम को भेज के मुझे बुलवाया था। तुमने कॉन्ट्रैक्ट सामने रखा, फिर जो तुमने कहा मैंने किया। तुम्हारी सारी शराइत मानी, ऑफिस भी आना शुरू किया। वाइपर तेज तेज चल रहे थे। बारिश भी तेज हो चुकी थी। कार किसी पुल से गुजर रही थी। दाएं बाएं अंधेरे में जगमगाता शहर दिखाई दे रहा था। लेकिन तुम सिर्फ मुझे टालते रहे। नहीं मदद करना चाहते हो तो ना करो, मैं खुद कर लूँगी जो करना है, जैसे अभी किया था। कशमाला मुबीन ने सुलह के उसे देखा। तुम ना आते तब भी कुछ ना होता। मैं पैनिक कर गई थी, वरना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो स्कैम कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस स्टेशन ले जाते, मैं अपनी एम्बेसी को कॉल कर लेती। मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। अब उसे एहसास हुआ कि बाहर सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, उसकी आंखें भी भीगी हुई थी। आज दिल दुखा हुआ था सुबह से। आज उस शख्स के सामने रोना हो या उसके पीछे परवाना थी। फिर से सुबह वाला वाकया याद आया। और जो तुमने सुबह किया, क्या किया मैंने सुबह? वो चौंका, चेहरा घुमा के उसे देखा। क्या तुम्हें वाकई याद नहीं?
उस एक लम्हे उसे माहिर फरीद पे इतना गुस्सा आया कि मुट्ठियाँ भींच ली। 2 दिन माहिर 2 उंगलियां दिखाई। वो मुड़ के गैर आरामदेह जावियों पे बैठी थी। 2 दिन मैंने अनतहक मेहनत से एक डिज़ाइन बनाया था जिसे तुमने 2 सेकंड देखे बगैर ट्रैश कैन में डाल दिया। मैं नहीं मान सकती कि मेरा डिज़ाइन इस काबिल नहीं था कि उस पर गौर ना किया जाए। आंसू टप टप गिरने लगे। मैंने तुमसे तमाम शिकवे भुला के सिर्फ ईमानदारी से काम किया था। वो 2 दिन मैं अपने बेटे के लिए सिर्फ सर्फ कर रही थी, अपना काम कर सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारे काम को तरजीह दी और तुमने 2 सेकंड में उसे रद्दी में डाल दिया। 2 सेकंड में 2 दिन। उसने आबरू उठा के उसे देखा, फिर वापस सड़क को। हाँ 2 दिन, 48 घंटे होते हैं 2 दिनों में। मैंने चंद ब्रेक्स के सिवा मुसलसल काम किया। मैं ये नहीं कह रही कि उसको ही तुम फाइनल करते, बेशक ना करते, लेकिन दूसरी नज़र तो डालते, उस पर बात तो करते। मैं नहीं मान सकती कि तुम 2 सेकंड में एक डिज़ाइन का फैसला कर सकते हो, लेकिन नहीं। अफसोस और मलामत से उसे देखा। तुम्हें सिर्फ माला को अजियत देनी थी। 2 दिन। हाँ 2 दिन। माहिर ने पहले उसे देखा और वापस सड़क को देखा। वापस इसी तरह हिल रहे थे। अलबत्ता जिस इलाके में से कार गुजर रही थी वहाँ बारिश मध्यम थी। माला ने हाथ की पुश्त से गाल रगड़े। मुझे कहीं उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। 2 दिन। वाओ। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। कशमाला ने दाएं बाएं देखा। हम पुल के उस तरफ क्यों जा रहे हैं? बलद पीछे है। माला 2 मिनट खामोशी से मुझे ड्राइव करने दे सकती हो? वो अब के बरहमी से बोला। वो खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उस इंसान से बात करना फजूल था, शिकवा करना उससे भी ज़्यादा फजूल। चंद मिनट खामोशी से कटे। वो कुछ नहीं बोले। रात में जगमगाता शहर बारिश से इसी तरह भीगता गया। कुछ इलाकों में बारिश तेज़ थी, कुछ में महज फुहार के जैसी। कार जिस रास्ते पर जा रही थी वहाँ बूंदाबांदी मध्यम होती जा रही थी। वो उस रास्ते को पहचानती थी। ये करतार डिस्ट्रिक्ट था। इस भीगी अंधेरी रात में सुरख इमारत वीरान खड़ी थी। वो इंडस्ट्रियल एरिया था। इर्द गिर्द सड़क और ट्रैफिक के शोर के सिवा कोई जी नफ्स ना था। अलबत्ता गार्ड्स और नाइट वॉचमैन मौजूद थे। माहिर एक चौकी के करीब कार लाया। सर के खम से वॉचमैन को सलाम किया। उसने बैरियर हटा दिया। वो कार अंदर ले गया, फिर उसे इमारत के दहाने पर जा खड़ा किया। माहिर ने बटन दबाया। सीट बेल्ट ढीली हुई। बाहर आओ, बाहर बारिश है, नहीं पिघलोगी तुम, बाहर आओ। वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। उसने आंखों के भीगे किनारे पूंजे और एक बेबस निगाह अपने सफ़ेद कोट पे डाली। फिर बाहर निकली तो देखा नीचे ज़मीन कच्ची थी। बारिश भले हल्की थी लेकिन ज़मीन को कीचड़ बना चुकी थी। वो सफ़ेद स्नैकर से चलती उसके पीछे आई। जूतों के किनारे गदले थे। चेहरे पर फुहार गिरने लगी। वो इमारत की बैरूनी सुरख दीवार के साथ जा रुका था। वो नाखुशी से आबरू भींचे उसके सामने ठहर गई। आंखें अभी तक रोई रोई थी और बाल बूंदाबांदी से गीले होने लगे थे। ये कौन सा रंग है? दीवार पर चौकोर सुरख पैनल्स चिस्पा थे, कुछ छोटे कुछ बड़े। वो एक ब्लॉक पे उंगली रखे हुए था। सुरख, गुड। माहिर ने इस बात में सर हिलाया। चंद कदम आगे बढ़ा। एक दूसरे ब्लॉक पे उंगली रखी। ये भी सुरख है? वो कहना चाहती थी ये हल्का सुरख है। रोशनी मध्यम थी लेकिन उसने बस सर हिला दिया। उसे माहिर फरीद से कोई बहस नहीं करनी थी। ये भी सुरख होगा। वो मजीद आगे बढ़ा। ऊपर से गिरते कतरे माहिर को भिगो रहे थे। सुरख ही है, बहुत जब्त से कहा। और वो ऊपर तीसरी किताब में 5वां ब्लॉक। उसने गर्दन उठाई। बूंदें नागवार गुजर रही थी। इमारत के बाहर कम रोशनी थी लेकिन वो देख सकती थी वो भी सुरख है। राइट? माला ने अब की आंखों की पुतलियां सकोड़ के उसे देखा। उसकी आंखों में तंज था। फिर वो उसके सामने आ रुका। उसके बाल पानी से भीग चुके थे और चेहरे और गर्दन पर कतरे ठहरे थे और आंखों में बहुत कुछ था। तंज, सदमा, अफसोस। इनमें से कोई भी रंग सुरख नहीं है। कशमाला बीबी, वो स्कारलेट है, ये बरगंडी है, वो सामने वाला क्रिम्सन और उसके ऊपर मैरून। ये दाएं तरफ रिस्ट है और उसके साथ फायर ब्रिक और वो तीसरा ब्लॉक रस भरी रंग का है। माला ने वापस दीवार को देखा, फिर उसे। अंधेरे में सब एक जैसे। 28 शेड्स हैं इस इमारत में सुरख के। 28 तरह का फाइबर ग्लास लगा है यहाँ। करताल के लोग कहते हैं ये इमारत एक दिन में बनी है। जानती हो क्यों?
माला ने जवाब नहीं दिया। वो बाजू सीने पर लपेटे उसे देखे गई। जिस दिन फाइबर ग्लास के ऊपर से शीट्स उतरी थी और इमारत का सुर्ख रंग नुमाया हुआ था तो इलाके वाले परेशान हो गए थे। उनका कहना था कल रात तक ये इमारत यहाँ नहीं थी। बारिश में तेजी आ गई थी, मगर वो परवाह किए बिना बौछार में भीगता उसी जख्मी आवाज में कह रहा था, इतना रकबा नहीं था कि 8 मंजिलों से ऊंची इमारत बना सकता। इतने फुट प्रिंट पे उससे ऊंची इमारत नहीं बनती, और इमारत ऊंची ना हो तो निगाह में नहीं आती। सो मैंने इसको सुर्ख रंग दिया ताकि वो निगाह में आए, मगर इस जानिब हाईवे है। उंगली से चौड़ी सड़क की जानिब इशारा किया जिसके ऊपर से ट्रैफिक गुजर रहा था। इन 8 मंजिलों पे मुख्तलिफ साइज के ऑफिस बने हैं। ट्रैफिक के शोर में कौन काम कर सकता है? सो हाईवे की तरह इमारत के चेहरे में रोज़न कम से कम रखे ताकि शोर अंदर ना पहुंचे। और ये अंदरूनी शहर के चारों तरफ जो ऊपर ओपन एरिया कॉरिडोर छोड़े, ये इसलिए कि बिजली की बचत हो, एयर कंडीशनिंग, वेंट, हीटिंग, हर शय की बचत हो। जनूबी हिस्से नीचे रखे ताकि शुमाली हिस्सों और कोर्ट यार्ड में ज़्यादा रोशनी हो। वो कहते हुए चलता जा रहा था, दाएं बाएं इशारे करता, और वो चुपचाप उसके पीछे आ रही थी। मुझे 1.5 साल लगा इस इमारत का आइडिया कागज़ पर लाने में। कतर में इसको पिच करना चाहा तो रिजेक्ट हो गया। इनको रंग पसंद नहीं आया, और मेरे लिए रंग सब कुछ था। वहाँ जगह ज़्यादा थी, यहाँ कम। सो मुझे 4 साल लगे इस इमारत को यहाँ खड़ा करने में। फिर वो उसकी तरफ घूमा, और तुम कहती हो कि तुम्हारे 2 दिन की मेहनत ज़ाया चली गई। माहिर के गीले बाल माथे पे चिपके थे और इतने आबरू बरहमी से इकट्ठे थे कि आंखों में जख्मी पन था। वो खामोशी से उसे देखे गई। वो दोनों अब अंदरूनी सहन के दहाने पर खड़े थे। माहिर बारिश में भीगता जली हुई घास के ऊपर पैर रखे हुए था, और वो एक स्तून के साए में थी। ये मेरा आर्ट पीस है माला, जिंदगी के 5-6 साल दिए मैंने इसे। इसके लिए मैं ऐसा आर्ट वर्क कबूल कर लेता जो 2 दिन में बना है। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज ख़त्म हो गए। सामने खड़ा शख्स सिर्फ एक आर्टिस्ट था, और आर्टिस्ट से कोई बहस नहीं कर सकता। ऐसी इमारत के लिए 2 दिन में आर्ट वर्क नहीं बनता, क्योंकि आर्ट की कोई डेडलाइन नहीं होती। आर्ट बनता है टूटे दिल से, और इसीलिए उसकी आवाज़ मध्यम हुई और आंखों का जख्मी पन पड़ा। इसीलिए तुम्हें ये काम सौंपा था, क्योंकि तुम्हारा दिल सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है। वो जैसे थक गया था बोलते बोलते, फिर बालों में हाथ फेरा, हाथ भी नम हो गया। अजियत नहीं दे रहा था, सता नहीं रहा था। मैं 2 सेकंड में अपनी इमारत के लिए बने आर्ट को जज कर सकता हूँ। फिर वो वही सतून के सामने बने स्टेप पर बैठ गया, पैर जली घास पर रख लिए, बालों में 2-3 दफ़ा हाथ चलाया, आस्तीन से चेहरे पे आया पानी साफ किया। उसके कोट पर सारे कतरे यूं जज़ब हो गए थे कि लगता ही नहीं था कि वो गीला हुआ है। अलबत्ता कश्माला का सारा कोट नम हो चुका था। ठीक है, मान लिया मेरा काम इस इमारत के काबिल नहीं था, लेकिन इससे पहले वो सतून के साथ खड़ी थी और वो बरामदे के दहाने पे बैठा था। तुम मुझे मुसलसल बुरा महसूस करवाते रहे हो। तुम मुझसे किस चीज़ की तवक्का रखती हो? उसने चेहरा उठा के उसी बरहमी से पूछा। मैं क्या करूं? क्योंकि मैं जो भी करूंगा आखिर में तुम्हारे लिए एक झूठा और चालबाज इंसान ही रहूंगा, और तुम्हें ऐसे करने पे कोई अफसोस नहीं होगा। माहिर ने उंगली उठा के उसी मलाल से बात दोहराई। तुम्हें कभी अफसोस हुआ ही नहीं है माला? मुझे अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस नहीं है? मुझे? उसने सीने पे उंगली रखी। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम कहते हो कि मुझे अफसोस नहीं है? नीम अंधेरे में चांद की रोशनी और सफ़ेद बल्ब की दमक में उसके चेहरे पे आई सुर्खी देख सकता था। कभी तुमने खुद को मेरी जगह पे रख के देखा है माहिर? वो नीचे उसके साथ बरामदे के दहाने पर बैठी, आंखों में अफसोस भरी बेबसी थी और उंगली सीने पर जमी थी। कभी तुमने अपने मैं हमेशा दुरुस्त होता हूँ से निकल के सोचा है? शादी, तलाक, बच्चे का माजूर होना हलक रंध गया। ये नहीं समझ आता जब तक अपने साथ ना हो माहिर। तलाक नहीं समझ आती जब तक खुद की ना हो। माहिर तुम्हारी नहीं हुई। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर माला ने हाथ उठा दिया। ब्रेकअप्स जितने भी हों वो तलाक जैसे नहीं होते। तुम्हें नहीं मालूम इंसान किस टूट फूट से गुजरता है, भले सामने ज़िया सुल्तान ही क्यों ना हो। वो लब भींचे उसे देखने लगा।
कोई खुशी से तलाक नहीं लेता, औरत अपना घर बनाती है ताकि वो एक फैमिली बिल्ड करे। जब वो घर टूटता है तो लगता है आपकी सारी ज़िंदगी नाकाम हो गई है, फिर मुस्तकबिल तारीख और खौफनाक लगता है। वो रुख उसकी तरफ मोड़े आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ कह रही थी, गलती हुई मुझसे, बहुत से लोगों से होती है। हम गलत शख्स का इंतखाब करते हैं, फिर उस गलती को दुरुस्त करना चाहा मैंने, लेकिन तुम हमेशा मुझे उस एक गलत फैसले पे जज करोगे। कभी सोचा इन दिनों वैनकूवर में मैं किस बेयकीनी से गुजर रही थी? मुझे किसी पे एतबार नहीं था, ना खुद पे ना तुम पे, इसलिए मैंने वो किया जो मुझे दुरुस्त लगा। लेकिन तुम्हें अब भी लगता है मुझे अफसोस नहीं है? वो दुख और हैरत से पूछ रही थी। अफसोस ना होता तो मैं तुम्हारे सामने ना होती, मैं अपनी अना पे पैर रख के यहाँ ना आती, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अपने बच्चे का ना बोलना कैसा लगता है। भीगी रात में कुछ क्षण से टूटा था। माहिर चेहरा मोड़ के सामने देखने लगा, निचला लब दांतों के दरमियान दबा लिया। मेरा बच्चा बोल नहीं सकता। बताया होगा ना सुंबल ने। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसको खतरे में डाला था, क्योंकि मैंने तुम पे एतबार नहीं किया था, क्योंकि मैं शायद मरना चाहती थी, शायद ज़ियाद को सज़ा देना चाहती थी। मैं ठीक से सोच नहीं रही थी उस वक्त। मेरा दिमाग बहुत से खौफ और नफ़रत के दरमियान फंसा था। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही माहिर, लेकिन मैंने ये किया है अपने बेटे के साथ। मेरे इस अमल की वजह से ज़ियाद ने मुझे कोई इंजेक्शन दिया था। डॉक्टर्स कहते हैं शायद वो वजह ना बनी हो, लेकिन मुझे मालूम है सब उसी वजह से हुआ है। मेरा बेटा मेरी वजह से बोल नहीं सकता, मेरा बेटा मेरी वजह से नॉर्मल नहीं है। मुझे हर सुबह यही बात याद आती है और तुम्हें लगता है मुझे अफसोस नहीं है? माहिर ने सर झुका के उंगली से बंद आंखों को मसला। बारिश इसी तरह जली हुई घास को भिगो रही थी। अफसोस है मुझे माहिर, बहुत से पछतावे भी हैं। सज़ा मिल रही है ना मुझे इस सब की, और कितनी सज़ा काटनी है? एक गलत इंसान से शादी की, तुम गलत औरत से शादी करो, सब माफ़ कर देंगे। औरत को कोई माफ़ नहीं करता। सारी ज़िंदगी इस गलत फैसले के ताने मिलते हैं। क्या करूँ मैं? माजी नहीं बदल सकती। बेटा खो दिया मैंने, अब और क्या करूँ जिससे तुम्हें यकीन हो कि हाँ मुझे अफसोस है। माहिर ने चेहरा उठा के उसे देखा। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। क्या चाहते हो? मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? मांग लेती हूँ। जब तुमने माफ़ी मांगी वैनकूवर में कैफ बनने के लिए, तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था ना। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तुम मुझे जज करना छोड़ सकते हो, या तुम चाहते हो कि मुझे मजीद सज़ा मिले ताकि तुम्हें अपना आप दुरुस्त लगे? बार बार सामने बैठा माहिर धुंधला पड़ जाता, फिर पलकें झपकती तो वो साफ दिखाई देता। मुझे मालूम है मेरे सारे फैसले दुरुस्त नहीं थे, क्योंकि मैं इंसान हूँ माहिर। मुझे मालूम है कि मेरे सारे फैसले दुरुस्त नहीं थे, क्योंकि मैं इंसान हूँ माहिर। मैं तुम्हारे जितनी अक्लमंद नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि हम सब में तुम सबसे स्मार्ट हो, क्योंकि तुम हमेशा दुरुस्त होते हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मुझे यकीन था अगर एक इंसान मुझे मेरा बेटा ढूंढ के देगा तो वो तुम होगे। माहिर ने सर धीरे से दाएं बाएं हिलाया। उसकी पलकें गीली थी। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है माला। तुमने मेरे और अपने कई साल ज़ाया किए हैं। वो फिर से सामने देख रहा था, सुरमई दीवारों से बनी ऊंची इमारत को, जली हुई भीगी घास को, माजी को। तुम्हारे ज़ाया हुए तो मेरे पास भी कुछ नहीं रहा। माला ने रुख कदरे मोड़ा। अब वो इसी तरह बैठी थी और निगाहें घास पे थी। तुमने वैनकूवर में मेरा दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा था, फिर भी मैं तुम्हें ईमेल करता था, तुम जवाब नहीं देती थी। तुम इस तकलीफ को समझ सकती हो जो तुमने मुझे दी? वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। उसकी आवाज़ रंधी हुई थी और गीले बाल माथे पे चिपके हुए थे। उसका रंग क्या था? किसका? उस तकलीफ का जो मैंने तुम्हें दी। माहिर ने चेहरा घुमा के उसे देखा। एक लम्हे का तवक्कुफ किया। पर्पल। फिर वो रुका। और जो मैंने तुम्हें दी वो किस रंग की थी? ब्राउन। वो सोचे बगैर बोली। ब्राउन क्यों? पर्पल क्यों? उसने चेहरा मोड़ के माहिर को देखा। चंद लम्हे वो दोनों उस अंधेरे में खामोशी से बैठे रहे। फिर माहिर ने सर झुकाया और जूते से गीली घास को मसला। मैं तुम्हें जज नहीं करता। उसकी आवाज़ अब के हल्की थी। कोट के आस्तीन से उसने आंखें रगड़ ली थी। जजमेंट और किसको कहते हैं माहिर? नहीं समझ आई मुझे ज़ियाद की असलियत उस वक्त। 28 की हो रही थी मैं। हर लड़की की तरह खौफ था कि तन्हा रह जाऊंगी, झुड़ियाँ आ जाएंगी। बज़ाहिर अच्छा प्रपोजल था। मैंने तुम्हें बताया था कि वो तुम्हें हर्ट करेगा। और तुम कौन थे माहिर? तुम वो थे जो अपनी असलियत बताए बगैर फरार हो गए थे। तुम वो थे जो हमेशा छोड़ के चले जाते थे। तुम कभी कुछ भी नहीं थे सवाए एक वो लफ्ज़ तलाश करने लगी, एक झूठे इंसान के। उसने मदद की।
माला ने गहरी सांस ली। नहीं, तुम झूठे नहीं हो, मगर तुम सच भी नहीं बोलते। यानी तुम पूरा सच नहीं बोलते, सच में फिल्टर लगाते हो। सच पे फिल्टर? उसने आबरू उठाया। तुम मुझे इस्तांबुल में मोहित की शादी के वक्त ज़ियाद की हकीकत बता सकते थे, तुमने नहीं बताया। तुम हमेशा नाप तोल के सच बोलते हो। मुझे यही बात बुरी लगती है, मगर तुम समझते हो कि मुझे अफसोस नहीं है, जैसे मैं किसी संगदिल मुजस्मे की तरह रह रही थी। तुम जानते भी हो कि मैं इन सालों में किस स्ट्रगल से गुजरी हूँ, जब तुम अपनी अपनी ये 18 शेड्स की इमारत बना रहे थे। 28 माइंड यू। एक लम्हे का तवक्कुफ हुआ और वो हंस दी। वो उसके मदम रोशन चेहरे को देखे गया। लाइनर बहने से आंखों के किनारे सयाह थे और चेहरा रोने के बाइस गुलाबी था, लेकिन उसकी हंसी ऐसी थी जैसे बारिश के बाद मध्यम सी कोसों कज़ा दिखाई दे। वह वापस संजीदा होते हुए कुछ कह रही थी, लेकिन माहिर ने उसकी बात काटी। तुमने कहा मैं सच पे फिल्टर लगाता हूँ? हाँ कहा। तुम भी लगाती हो? कब? जानती हो उस सुबह मैं बल्त क्यों आया था, जब तुमने वो अनोइंग फोटोग्राफर बुलवाई थी। हम काम कर रहे थे, मैंने उसे तुम्हारी वजह से नहीं बुलवाया था। और मैं और तो कुएं क्यों आया था जानती हो? वो ठहर के उसे देखने लगी। क्योंकि मुझे ज़ियाद की रिहाई के बारे में मालूम हो गया था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब मुझे बताओगे। उसकी आंखों में गिला था। माला के लब ओ में सुकरे। मुझे और तुकवे वाले दिन मालूम हुआ था, उससे पहले नहीं पता था। तुम्हें किसने? चंगेज़ ने मुझे बताया था, जब उसने कागज़ साइन करवाने का कहा था। इसीलिए ये केस मैंने उसको दिया था, क्योंकि वो मुझे तफसील से हर शय के बारे में आगाह रखेगा। आज जब तुमने मुझे फ़ोन किया तो मुझे पहला ख्याल ज़ियाद का आया था। वो अब तक रहा हो चुका होगा और वो तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगा। माहिर? नहीं, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे साथ तलाश करूंगा माला, लेकिन तुम मुझसे पूरा सच बोलोगी। जैसे जवाब में कहने जा रहा हूँ वो बिना फिल्टर के सच है। वो रुका। वो जानती थी वो क्या कहने लगा है। ये कि कोई नया सरकार नहीं है और तुम्हारा बेटा ज़ियाद के पास है। ये सब उसी ने किया है। कैसे किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये उसी ने किया है। मुझे नहीं पता माहिर, लेकिन मैं तुमसे पूरा सच बोल सकती हूँ, अगर तुम मुझे जज करना छोड़ दो। ओके तमाम। उसने दोनों हाथ उठा दिए। नो फिल्टर्स, नो जजमेंट। माला ने सर ऊपर नीचे हिलाया। एक गीली सांस नाक से अंदर खींची। सर्दी बढ़ गई थी और बारिश थम चुकी थी। माहिर का कोट सूखा बेदाग था, अलबत्ता उसका सफ़ेद फास्ट फैशन कोट तबाह हो चुका था। तुम्हारे नज़दीक ज़ियाद मुजरिम है, ठीक है, लेकिन तुम ज़ियाद से अपने ग्रज में ये नहीं भुलाओगे कि एक नया सरकार एग्जिस्ट कर सकता है। माहिर के चेहरे पे उताहट उभरी, लेकिन फिर उसने गहरी सांस खींची। ओके, मैं इस इम्कान को जहन में रखूँगा, ठीक। फिर वो रुका, जैसे कुछ सोचा। ब्राउन क्यों? वो हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। पर्पल क्यों? वो धीरे से हंस दिया, सर दाएं बाएं हिलाया और खड़ा हो गया। सॉरी, इसलिए कि मैं अकेली गई। मुझे तुम्हारी बात मान के इंतज़ार करना चाहिए था। वो दोनों अब सतून के साथ आमने सामने खड़े थे। पता नहीं तुम क्या कर रहे थे, कहाँ थे, मुझे ख्याल नहीं आया कि तुम मसरूफ़ हो गए। उसके चेहरे पे पछतावा उभरा। तुम्हें सॉरी करनी भी चाहिए। माला ने चौंक के उसे देखा। वो अब मोबाइल निकाल के स्क्रीन रोशन कर रहा था। नीली रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी। वो गूगल मैप्स खोले हुए था। मुझे भूख लगी थी, मगर तुम्हारी वजह से मैं एक मिशेलियन स्टार रेस्टोरेंट से खाना खाते खाते रह गया। फिर चेहरा उठा के उसे देखा। कुछ खाओगी? उसने गर्दन ऊपर नीचे हिलाई। इतना रोने और बोलने से वो शदीद थक चुकी थी। ऊपर से डोनर और उसके चिकने शॉपर को वो कॉफ़ी शॉप में भूल आई थी। बॉसफोर्स किनारे बने पत्थरों के साहिल पे जगह जगह फूड ट्रक्स खड़े थे। रात गहरी हो चुकी थी और स्याह पानी पे शहर की बत्तियों का अक्स झिलमिला रहा था। दूर एक सुर्ख जगमगाता पुल दिखाई दे रहा था। वो दोनों एक फूड ट्रक के सामने खड़े थे। इस इलाके में बारिश नहीं थी और हवा से उसके बाल और कोट सूखने लगे थे, अलबत्ता ठंड भर गई थी। फूड ट्रक की खिड़की से एक स्कार्फ वाली औरत ने ट्रे बाहर की जानिब बढ़ाई तो माहिर ने वो थाम ली। उसमें एक रैप था। उसने वो माला की तरफ बढ़ाया। औरत अब उसका रैप बना रही थी और वो मुसलसल उसको हदायत दे रहा था। नहीं, फ्रेंच फ्राइज नहीं डालने, मायो भी नहीं, लेट्स भी नहीं, और नो ऑयल कम डालो, बस स्प्रे करो। नहीं, रेगुलर सोडा नहीं, डाइट सोडा। माला को वो खताई याद आई जो उसने नहीं खाई थी। मुझे जज मत करो, मैं सिवाय मजबूरी के ये जंक नहीं खाता। उसकी मलामती निगाहें देख के वो खुफगी से बोला था। इंसान को अपनी सेहत के लिए इतना भी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। पानी के किनारे लकड़ी की मेज़ें कुर्सियां रखी थी। जब वो दोनों वहां आमने सामने बैठ गए और वो सर झुकाए पेपर प्लेट में अपना रैप खोलने लगा तो वो बोली थी। उसकी खुफगी देख के शान ने उचकाए। बिना फिल्टर के सच सह सकते हो?
मुझे बीमार होने का शौक नहीं है। मेरी 2 दफ़ा टांग टूटी है। एक ही टांग? नहीं, अलग अलग। वो अपना रैप खोल रहा था। उनके बाएं जानिब स्याह पानी अब पुरसुकून दिखाई देता था। वो चंद लम्हे उसे देखे गई। उस आदमी की जिंदगी में कितना कुछ था जिसे वो नहीं जानती थी। क्या तुम्हें अफसोस है? माहिर ने निगाह उठा के उसे देखा। ये कैसा सवाल है? माला सर झुकाए अपने रैप का पेपर उतारने लगी। ग्रिल चिकन और तले हुए आलुओं की खुशबू नाक से टकराई। उसमें मेज की गीली लकड़ी की महक भी शामिल थी। तले आलू उसको एक्ने नहीं देते थे, सो उसे परवाह ना थी। वो चंद लम्हे उसकी वजाहत का इंतजार करता रहा, फिर शिकस्त खुर्दा सांस भरी। हाँ, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें वक्त पे बहुत से सच नहीं बताए। उसने खामोशी से सर झुकाए एक लुकमा तोड़ा। और मैंने तुम्हें धोखा दिया। वो रुका तो माला ने हौसला अफजा अंदाज में हाथ से इशारा किया। कीप गोइंग। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं माफ़ी मांग चुका हूँ वैनकूवर में, और तुमने मुझे माफ़ कर दिया था। और यहाँ जो तुम इतने दिन से मेरे साथ कर रहे थे, अजियत नहीं दे रहा था, सता नहीं रहा था। रुक के रैप के खुले हिस्से को दांतों से तोड़ा, बंद होंठों से चबाया, फिर बात जारी रखी। मैंने ऑफिस आने की शर्त सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि तुम मेरी नज़रों के सामने रहो, क्योंकि वो जैसे ही सुनेगा तुम्हारे पीछे आएगा। तुम्हारा मेरी मदद मांगना उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। वो अब घबरा गया है और वो गलती करेगा। मैं उसकी गलती के इंतज़ार में हूँ, और वही है जिसने। वो रुका, चेहरे पे नागवारी उभरी, मुंह में कुछ आया था। 2 उंगलियों से रैप में से कुछ सबज सा खींचा, बंद गोभी का टुकड़ा। उसने एक मलामती निगाह फूड ट्रक पे डाली और रैप डिस्पोजेबल प्लेट पर रख दिया। अब वो उसकी तहें खोल रहा था। साथ ही उसने उस खातून की कौम की शान में कुछ कहा था। तुम्हें इस शहर के लोग पसंद नहीं है ना? माहिर ने बेजारी से कंधे उचकाए। वो रैप के अंदर से मजीद ऐसे टुकड़े निकाल रहा था। यहाँ स्याह बन के आना और बात है, इस कौम के साथ काम करना अलग बात है। ये सुस्त हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, डॉलर्स के पीछे ये करेजी हो जाते हैं। दरअसल यहाँ तालीम की कमी है। मैं इसलिए वापस जा रहा हूँ। वो शहर जैसा भी था, वहाँ लोगों में वर्क एथिक्स थे, और कम अज़ कम वो सुस्त नहीं थे। क्या तुम सिर्फ इसलिए वापस जा रहे हो? उसने सोडा कॉटन खोला तो की आवाज़ आई। अब वो टीन होल में स्ट्रा फंसा रहा था। मालिक के लिए जा रहा हूँ। कुछ माह बाद वापस आके बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी परमिट अप्लाई करूँगा। अभी तक नहीं किया। तुम्हारी इमारत तो मुकम्मल होने वाली है। एक नौजवान जोड़ा उनके करीब टहलते हुए गुजर रहा था। वो सरगोशियों में बात कर रहे थे। माहिर ने उनके गुजर जाने का इंतज़ार किया, फिर चेहरा उठाया तो उस पर आज़ुर्दगी थी। अभी नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ परमिट लेने के लिए बहुत से पैसे मिनिस्ट्री वालों को देने पड़ते हैं, और माहिर फरीद को पैसे ऐसे इस्तेमाल करते हुए कभी मसला तो नहीं हुआ। मगर वो नहीं मुस्कुराया। सोडे का घूंट भरा, फिर कैन नीचे किया। जिस आदमी को पैसे देने हैं उसकी बीवी को ट्यूमर है, मालिक के जैसा, और वो इसी क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनने जा रही है जिसमें हम मालिक को दाखिल करवा रहे हैं। तुम्हें पता है इन ट्रायल्स में क्या होता है? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। माँ के वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक फार्मा कंपनी इस ट्यूमर का इलाज निकाला है, एक नया ट्रीटमेंट। वो ट्रायल के लिए चंद मरीजों को लेंगे और इनको दवा दी जाएगी। लेकिन ऐसे ट्रायल्स में शर्त ये होती है कि आधे मरीजों को असली दवा लगती है और आधे को प्लेसिबो, यानी खाली पानी। मरीजों को नहीं मालूम होता कि किसको दवा लग रही है और किसको पानी, ताकि रिजल्ट्स ऑथेंटिक हों। और उसका तुम्हारे परमिट से क्या ताल्लुक? अगर उस आदमी को मालूम हुआ कि मेरा चचा भी इस ट्रायल का हिस्सा है और मैं पैसे देकर काम करवाता हूँ, तो वो शोर मचा देगा। मैं ट्रायल के स्टाफ को पैसे देकर मालिक को असली दवा लगवा रहा हूँ। वैसे मैंने ये सोचा था। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। थोड़ा बहुत जानती थी इस आदमी को, मगर मैं परमिट के लिए ये रिस्क नहीं ले सकता। अभी नहीं, ट्रायल के बाद देखेंगे। एक लम्हे के लिए उस मेज़ पे खामोशी छा गई। मालिक साहिब की हमदर्दी में शादी कर रहे हो ना ज़ारा से? मालिक साहिब की हमदर्दी में शादी कर रहे हो ज़ारा से? माहिर ने निगाह उठा के उसे देखा। तुम क्यों पूछ रही हो? ताकि जान सकूं कि तुम बिना फिल्टर के सच सह सकते हो या नहीं। माहिर ने धीरे से रैप रख दिया, टिश्यू से होंठ साफ किए, फिर कैन लेकर पीछे होके बैठा और गर्दन मोड़ के पानी को देखने लगा। ये खाना मिशेलियन स्टार याफ्ता रेस्तोरां से कई गुना बेहतर था। हमदर्दी नहीं है, सिर्फ लॉजिकल फैसला है। अगर इस फैसले से मालिक को मैं खुशी दे सकता हूँ तो। कंधे उचकाए और सटरा होंठों से लगाया। वो अब भी पानी को देख रहा था। तरस खा के शादी करना एक गलत वजह है शादी की। मैंने भी की थी। माहिर ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। तुम्हें ज़ियाद पे तरस आता था? खुद पे आता था कि कहीं अकेली ना रह जाऊं। मगर माहिर पे, उसने टिश्यू से हाथ साफ किए।
तर्स खा के शादी नहीं करते। लेकिन खैर, ये मेरा मसला नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकते हो। मैं सिर्फ बदर के लिए यहाँ आई हूँ, फिर चली जाऊँगी। अब वो अपना मोबाइल निकाल रही थी। यकीनन वो वक्त देख रही थी। वो पूछना चाहता था कि उसने शादी क्यों नहीं की। यास्मीन की बातें जहन में उभरी, लेकिन नहीं, ये उसका मसला नहीं था। वैसे तुम कहाँ रहते हो? वो गूगल मैप्स खोले पूछ रही थी। वो जानना चाहती थी कि बल्द हो या और तो कुएं हर जगह उसके रास्ते में कैसे पड़ती थी। सर यार, एक बाजू कुर्सी के पीछे जमाए वो टेक लगाए सोडे का घूंट भर रहा था। ओ, वो मैप्स पे कुछ देख रही थी। यकीनन फासले चंद अल्फाज माहिर के हलक से होंठों तक आए। वो उसे कभी घर आने की दावत दे सकता था अगर वो हलाल को मिलना। उसने खुद को रोक लिया। कशमाला की हकीकत याद रखो, अलविजन नहीं। अभी उसे आज का मलबा साफ करना था, ज़ारा से माजरत करनी थी। फिर तुम मुझे ड्रॉप नहीं करोगे? मैं यहाँ से टैक्सी ले लूँगी। तुम्हें बल्त जाना और वापसी बहुत तवील पड़ेगी, वो कदरे तशवीश से कह रही थी। कोई जगह माहिर फरीद के रास्ते में नहीं पड़ती थी। वो उसके लिए तवील रास्ता चुना करता था। हाँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है, वरना। माहिर ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी, फिर फ़ोन निकाला। मैं उबर बुला रहा हूँ। अब वो चंद बटन दबा रहा था। चंद सातों बाद एक सफ़ेद कार सड़क किनारे आ रुकी। वो दोनों साथ साथ चलते हुए कार तक आए। माहिर ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। वो बैठी तो वो खुले दरवाजे को पकड़ के खड़ा था। ये पिन कोड ड्राइवर को बताओ ताकि मैं तुम्हें ट्रैक कर सकूं। माला ने एक नज़र उसे देखा जो फ़ोन पे सर झुकाए एक कोड पढ़ के बता रहा था। उसका चेहरा थकान ज़दा था और बाल अभी तक नम थे। उसके कोड आगे बयान कर दिया। ड्राइवर ने उसे पंच कर दिया। अब उसकी राइड को ट्रैक कर सकता था। सोमवार को मिलते हैं। माहिर ने उसका दरवाज़ा बंद किया, फिर हल्का सा उस दरवाजे को थपका और चंद कदम पीछे हो गया। फ़ोन हाथ में लिए वो कार को देखता रहा यहाँ तक कि वो सड़क का मोड़ मुड़ गई। अब उसे अपनी कार की तरफ जाना था, वहाँ से घर। सुबह वो ज़ारा से माजरत करेगा। वो नाराज़ होगी, वो जानता था, लेकिन सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी थी। आज माला वजह थी, कल को उसका काम वजह बनेगा। ज़ारा को उसको माफ़ करने की आदत डालनी होगी और उसे इस शय पे परेशान ना होने की।